इंट्रो टू अकाउंटिंग में हम लोग कुछ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अब तक जिन डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया उसमें हमारे पास शामिल था एक कैपिटल, उसके बाद एसेट्स, लायबिलिटीज, फिर परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ये 7 डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर दी। और इनसे रेलिवेंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह थे, जैसे डेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्रेडिटर्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सेल्स की टाइप्स देखी, परचेजेस की टाइप्स देखी, सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस को कब रिकॉर्ड करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने इनके साथ डिस्कस कर ली थी। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। कोई इशू किसी को? चले, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस दैट कि उस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसा कि अब आप लोग देखें कि सपोज ये हमारा बिजनेस है, ये कॉलेज हमारा बिजनेस है। आप लोगों की तरफ से जो फी मिली वो हमारा रेवेन्यू है, वो हमारी इनकम थी, वो हमारा रेवेन्यू था। लेकिन इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी करने हैं। क्या चीज? कॉलेज वाले आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने टीचर्स को पे भी करते होंगे, सैलरी एक्सपेंस। कॉलेज वाले ये जो एसी वगैरह चल रहे हैं, लाइट्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते होंगे, है ना ऐसा। बाकी जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह है इनको भी पे किया जाता होगा। बिल्डिंग अगर रेंट पर है तो उसका रेंट भी तो पे करते होंगे। तो ये उस बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। हर बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसा कि अगर सपोज बिल्डिंग अपनी हो किसी बिजनेस की, तो क्या वो रेंट एक्सपेंस लिखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग कौन कौन से एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर कर सकते हैं? सैलरीज और वेजेस वगैरह हो, रेंट हो। अगर आप लोग किसी किस्म का कोई लोन लिया था तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास मौजूद है कमीशन एक्सपेंस। आप लोग देखें कि बाज़ औक़ात जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं ना, और जो सेल्समैन मौजूद हों, हम उनको सैलरी तो पे करते ही हैं, लेकिन साथ में जितनी वो सेल्स करते हैं ना, उन सेल्स की अमाउंट का कुछ ना कुछ परसेंट, 1%, 0.5% और 2% हम उसको कमीशन भी पे कर रहे होते हैं। आप लोग देखें कि अगर आप किसी ब्रांड्स वगैरह पर जाए ना, जैसे ही आप एंटर होते हैं ना कोई सेल्समैन आपके साथ साथ रहता है। वो मतलब बाकियों को पता चल जाता है कि इस कस्टमर को इस पर्सन ने जाके डील करना है। अगर आप लोग शूज की स्टोर पे चले जाएं, आप कहीं पे भी इसी तरह ब्रांड्स पे चले जाएं, कोई ना कोई सेल्समैन होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा, जो आपको चीजों के बारे में बता रहा होगा। और इन केस आप परचेज कर लेते हो चीज, वो कैश काउंटर पे जाएगा, अपने नाम का कोड या अपना नेम मेंशन करवाएगा कि भाई ये कस्टमर मेरा था। वो मेंशन करवाने का मकसद यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे या वीकली बेसिस पे जो भी उनकी पॉलिसीज होती होंगी, वो उसकी टोटल सेल्स के ऊपर उसको कमीशन भी पे करेंगे। गॉट इट? एक तो वो सैलरी लेके जाएगा, प्लस कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह भी लेकर जाता है। तो वो जो कमीशन है हमारे पास हम पे कर रहे होते हैं, वो एज एन एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड होता है। फिर हमारे पास आ गई कुछ लीगल एक्सपेंसेस वगैरह, लीगल एक्सपेंसेस, कोई प्रोफेशनल फी वगैरह, इस किस्म की कोई चीज हो तो वो भी आपने जाके रिकॉर्ड करनी है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के कोई व्हीकल्स वगैरह हम लोगों ने रखी हुई हैं तो उनकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। आपने एसी लगाया हुआ था और एसी खराब हो गया तो लाजमी बात है इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, उसने उस एसी को रिपेयर करना है। वो जो एक्सपेंस आप लोगों के पास आएगा, आपने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस भी जाके रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से आपके एसिड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एनुअल बेसिस के ऊपर, वो भी एज एन एक्सपेंस जाएगी। ये चैप्टर नंबर 6 है, वहां पर जाकर हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या होता है। अभी के लिए आपने जस्ट कंसीडर करना है कि ये हमारा बिजनेस का एक एक्सपेंस है। गॉट इट? बात क्लियर हुई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट देखें। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट इज इनकर्ड। जब भी आपका कोई एक्सपेंस इनकर्ड होगा, आपने अपनी बुक्स में जाकर रिकॉर्ड कर देना है, चाहे आपने उसके लिए पे किया है या आपने पे
नहीं किया या आपने इन एडवांस पे किया हुआ है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हमने ये देखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस कितना बनेगा, आपने एक्सपेंस उतना ही रिकॉर्ड करना है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बना रहे होते हैं ना, वो फॉर द ईयर होती हैं, मतलब फॉर 12 मंथ्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन होती हैं। हम लोगों ने एक शॉप रेंट पर ली हुई है, एक शॉप रेंट पर ली, और वो रेंट स्टार्ट हो रहा था 1 मई से। हमने वो शॉप रेंट पर ली 1 मई से, और शॉप का जो रेंट हम लोगों ने पे करना है ना, वो एनुअल बेसिस के ऊपर जाके पे करना है। 1,000 रुपया पर मंथ उसका रेंट है, हम लोगों ने एनुअल बेसिस पे करना है, तो पूरे साल का कितना होगा। और हमने 1 मई को 12,000 रुपये पे कर दिया। क्या आपको मेरी यहां तक की बात समझ आई? क्या आप बता सकते हैं मैंने कब तक का रेंट पे किया है? अगले साल 30 अप्रैल तक का मैंने रेंट पे कर दिया। 1 मई को शॉप एक्वायर की थी मैंने, 1 मई को शॉप एक्वायर की, 12,000 रुपये पूरे साल का मैंने उसको रेंट पे कर दिया। तो मैंने रेंट कब तक के लिए पे किया? 30 अप्रैल तक का रेंट मैंने पे कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मेरा अकाउंटिंग ईयर, अब ये 12,000 रुपये मैंने रिकॉर्ड कर दिए फर्स्ट ईयर में, 1 मई को जैसे ही मैंने पे किए, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर को। क्या 12,000 रुपये एक्सपेंस लेके जाऊं? कितना लेके जाऊं? कितना लेकर जाऊं? अगर आपने कहा कि 12,000 ना लेकर जाऊं, हालांकि मैंने पे 12 ही किया हुआ है, एज एन एक्सपेंस मैं रिकॉर्ड कितना करूं? 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं आपके पास? 1 मई से लेकर, मई शामिल होगा, 1 मई मैंने कहा था, 8 मंथ्स बनते हैं, तो रेंट एक्सपेंस भी तो 8 मंथ्स का होना चाहिए। ऐसे ही है ना, 8 मंथ्स का रेंट एक्सपेंस कितना बनेगा? 8,000 एक्सपेंस जाएगा, 12 नहीं जाएगा। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि अभी तक इनकर्ड 8,000 हुआ है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब दोबारा से जरा स्टोरी सुनिए। मैंने शॉप एक्वायर की 1 मई को, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, और इस साल जो मैंने रेंट पे किया है 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, मैंने इस साल 5,000 रुपये पे किए हैं। क्या 5,000 रुपये एज एन एक्सपेंस लेकर जाऊं? कितना लेके जाएंगे? 8,000 रुपये लेकर जाएंगे। अभी भी चाहे मैंने कम पे किया हुआ था, लेकिन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा? जितना इनकर्ड किया है। तो इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हम लोगों ने रेंट पे कर दिया, नहीं कर दिया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हमने ये देखना है कि रेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड बनता कितना है, और ये सारी बात हम लोगों ने जाके पढ़नी है चैप्टर नंबर 4। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये इन डिटेल्स जाकर देखेंगे और इनसे रेलिवेंट अकाउंट्स भी बनाएंगे हम लोग, वो चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। क्लियर? अच्छा, इससे रेलिवेंट एक और एग्जांपल आपको दूं प्रैक्टिकल लाइफ में से। आजकल आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए हुए होंगे, और उनकी ड्यू डेट भी अब करीब ही होगी, या में से कुछ के फादर्स ने वो बिल पे भी कर दिए होंगे। मंथ चल रहा है ये हमारे पास सितंबर का। क्या आपको लगता है कि सितंबर का एक्सपेंस है? ये कौन सा एक्सपेंस है? ये प्रीवियस मंथ का एक्सपेंस। अगस्त के मंथ का एक्सपेंस, वो जो यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके पास आए हुए हैं, पे सितंबर में कर रहे हो, लेकिन है कौन से मंथ से? तो कौन से मंथ में रिकॉर्ड होने चाहिए? अगस्त को ही चार्ज होने चाहिए। गॉट इट? अच्छा, अगस्त और सितंबर एक ही साल में आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, दिसंबर के मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से मंथ में पे करूंगा? जनवरी में, तो इसका मतलब दिसंबर में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जब पे नहीं किया तो, है ना ऐसा? अब यहीं पे कह रहा है कि चाहे वो पे आप जनवरी में क्यों ना जाके करो, लेकिन रिकॉर्डिंग कहां पे करोगे? दिसंबर में, क्योंकि उसका ताल्लुक दिसंबर से है। आप इनकर्ड कर चुके हो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है
वो दिसंबर में ही किया है, तो उसका एक्सपेंस भी दिसंबर। बात क्लियर हो गई? आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हम जनवरी में जाके करेंगे? नहीं, दिसंबर में ही करेंगे। और वो कैसे होगी, वो चैप्टर नंबर 4 है। अभी तक इतनी बात तो समझ आ गई है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने थे, उसके बाद सारी समझ आ जाएगी। लेकिन आई होप कि यहां तक की बात समझ आ चुकी है आपको। जी, नेक्स्ट देखें। एक्सपेंसेस क्लियर सब बच्चों को? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, ड्रॉइंग्स। अच्छा देखिए, जब बिजनेस ऑनर ने अमाउंट इन्वेस्ट की थी बिजनेस में तो क्या कहलाता है? कैपिटल। जब बिजनेस ऑनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो कहलाता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस ऑनर सिर्फ अमाउंट ही दे बिजनेस को, यह बात जरूरी नहीं। अच्छा, बिजनेस ऑनर कैश देगा बिजनेस को तब भी कैपिटल। बिजनेस ऑनर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा तब भी कैपिटल। बिजनेस को जरूरत थी कंप्यूटर की, अपना कंप्यूटराइज सिस्टम बनाने के लिए। अब पहली सिचुएशन क्या थी कि जो बिजनेस ऑनर ने पैसा दिया था उसे जाके कंप्यूटर परचेज कर लो, बिजनेस का एसेट बन जाएगा। यस और नो? बन गया बिजनेस का एसेट। कैसे बना? बिजनेस ने खुद परचेज किया, जो उसके पास पैसा रखा हुआ था। लेकिन बिजनेस ऑनर ने देखा कि उसके अपने घर में, जो उसके पर्सनल यूज में एक कंप्यूटर रखा हुआ था, जो वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा, उसे वो अपने घर से उठाया और आके अपनी शॉप पे रख दिया। तो बिजनेसमैन की तरफ से, बिजनेस ऑनर की तरफ से ये कंप्यूटर भी कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। गॉट इट? मतलब जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैसा ही दें। बिजनेस को अगर किसी एसेट्स की जरूरत है और आपके पास वो एसेट मौजूद है, आप बिजनेस को वो एसेट ही प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिजनेस में कैपिटल के तौर पर ही रिकॉर्ड होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो इशू चले, अब चलते हैं। भाई बिजनेसमैन के बाद तो जितना पैसा था उसने सारे का सारा बिजनेस को लगा दिया। अब अपना घर कैसे चलाए? क्या अपना घर चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो कहां से ले? बिजनेस से ले। अब अगर अब ये रिवर्सल चल रहा है, पहले बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, अब बिजनेस बिजनेसमैन को पैसा दे रहा है उसके पर्सनल यूज के लिए, उसकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो अगर बिजनेस ऑनर बिजनेस में से कैश विदड्रॉ करता है तो अकाउंटिंग की नजर में इसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स। अब चाहे वो कैश लेकर जाए या यूं समझ लें क्या, जैसे आपका एक किराना स्टोर है जिसमें जरूरियात जिंदगी की चीजें मिलती हैं, एक किराना स्टोर है। क्या आपके घर में वो चीजें यूज नहीं होती होंगी? आपके घर से मतलब बिजनेस ऑनर के घर में क्या वो चीजें यूज नहीं होती होंगी? अच्छा, जब अपने घर के लिए चाहिए होंगी तो वो किसी और की शॉप पे जाएगा, अपनी शॉप से ले लेगा। और अगर उसने पैसे ना दिए, बस वैसे ही गुड्स लेके चला गया, तो बिजनेस ने उसको अपनी सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर। अगर कोई कस्टमर आता, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन पे करता तो अपनी सेल्स रिकॉर्ड करता। लेकिन अगर बिजनेस ऑनर वो गुड्स लेके जा रहा है और वो उसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं कर रहा, तो बिजनेस इसको अपनी सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस क्या रिकॉर्ड करवाएगा? ड्रॉइंग्स। गॉट इट? बात समझ आ गई? अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि बिजनेस ओनर भी सिर्फ पैसा ही ले बिजनेस है। हाँ, जिस चीज में ट्रेडिंग कर रहा है अगर उसे वही चीज ही जरूरत पड़ गई है तो वो बिजनेस से वो चीज भी ले सकता है, तो भी ड्राइंग्स ही कहलाएंगे। जी, ये तो आपने सर जी उसके घर के यूज के लिए किया है। वैसे किसी भी किस्म का कोई भी पर्सनल यूज। दोस्त उसको उसके पास आता है तो वो बोतल पिला देता है तो वो भी ड्राइंग होती है। ड्राइंग्स है, वो भी ड्राइंग्स है। हाँ, अगर कोई सप्लायर आता है जिसके साथ उसने बिजनेस टर्म्स में रिलेशनशिप कायम करता है, कोई कस्टमर आता है जिसके साथ बिजनेस रिलेशन कायम करता है और उसको कोई बोतल पिला दे, चाय पिला दे, मतलब रिफ्रेशमेंट, वो उसका एक्सपेंस बनेगा बिजनेस का, वो ड्राइंग्स नहीं है। क्योंकि वो जो रिफ्रेशमेंट करवा रहा है वो फॉर बिजनेस पर्पस है कि इसके साथ एक अच्छा ताल्लुक रखूंगा तो मेरा बिजनेस रन होता रहेगा, वो आपका एक्सपेंस बनेगा। लेकिन
अगर बिजनेस ओनर का कोई एमई दोस्त आ गया और उसको किसी किस्म की उसने कोई रिफ्रेशमेंट करवाई, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेस ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। ओके हो गई ये बात। सर और गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो क्या होंगे? एक्सपेंस है बिजनेस के, वो प्रॉफिट के बाद आते हैं, इसलिए शामिल नहीं। वो हम लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में टैक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, इस वजह से यहाँ पर शामिल नहीं है। टैक्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो पहले प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लेना। सर रेंट भी तो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। बेटा रेंट प्रॉफिट में से दिया जाता है, मतलब पहले रेंट देने के बाद प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आ जाएगा तो जाके टैक्स दूंगा, प्रॉफिट के बाद वाली चीजें नहीं देखेंगे, प्रॉफिट से पहले वाली चीजें देखेंगे। तो ये प्रॉफिट से पहले वाली चीजें। ओके, अच्छा यहां से कोई पूछना चाह रहा था कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गई बात। अभी के लिए हम लोग टैक्स को नहीं देख रहे, टैक्स को इन फ्यूचर जाके हम लोग देखेंगे। अभी टैक्स हम लोगों ने मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना। ऐसे समझ लें हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, यूं समझ लें कि हमारे ऊपर किसी किस्म का टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम उसको नहीं देख रहे। सर जी वैसे टॉपिक से हट के एक सवाल आ रहा है जी जी। सर। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलते रहो। अगर कोई डकैती हो जाए दुकान में। माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन सोच है आपकी। तो बेटा बिजनेस का लॉस है, तो वो क्या कौन सी एक्सपेंस है, बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंस के तौर पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑफ गुड्स, इवन के गुड्स खराब हो जाएं, चोरी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो बिजनेस का लॉस होता है, तो वो वहां एक्सपेंसेस के तौर पे जाके रिकॉर्ड होता तो आपने कहा था कि अगर है। गलती हो गई थी भाई, माफ कर लो, आइंदा नहीं कहूंगा, आइंदा मैं सोच समझ के बोल लूंगा। और कुछ? ओके अगर हम बिजनेस देखें तो वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। जी। अगर हम business जी जी जी, कोई चीजें बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, जैसे कंप्यूटर परचेज किया तो वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बिजनेस ओनर जो हमें कंप्यूटर दे रहा है तो हम लोग उसको कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं मतलब ये कि वो बिजनेस का एसेट है तो है वो बिजनेस के एक्सपेंस में शामिल होगा। नहीं, एसिड्स अलग चीज है, एक्सपेंस अलग चीज है। या तो एसिड बनाओ या एक्सपेंस, दोनों चीजें एट अ टाइम नहीं बन सकती। ओके जी, और कुछ जी? अगर वो ओनर में से कोई करप्शन हम वो पार्टनरशिप नहीं पढ़ते, सोल ट्रेडर है, मैं अकेला हूं और मैं करप्शन नहीं करता। जी बेटा, अगर देखो अपना स्टेशनरी स्टोर नहीं है ना, तो लाजमी बात है बिजनेस के लिए मुझे कैलकुलेटर भी चाहिए होगा, उसके हिसाब किताब के लिए रजिस्टर भी चाहिए, पेन वगैरह भी चाहिए, बिजनेस का एक्सपेंस है वो। देखो फॉर सेल पर्पस तो नहीं है ना, उसको हम एसेट ही कहते नहीं वो एसिड नहीं है। एसिड बेसिकली ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है। क्या 10 रुपए का पेन आ गया, थोड़े बहुत कोई पेपर्स वगैरह ले लिए, यूज हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए ना टाइम ड्यूरेशन भी जरा देखा जाता है। ये जिस साल लेते हैं उसी साल कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। वैसे चैप्टर नंबर 6 में जाकर फिक्स एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स कौन कौन से आएंगे और किन को हमने एक्सपेंस आउट करना। ये बल्कि मैं आपको इधर ही बता दूंगा, चैप्टर 1 में भी रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी। और नहीं, अब करंट एसिड तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, नॉन करंट एसिड लॉन्ग टर्म के लिए होगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी एसिड्स मौजूद होते हैं। हम्म ये करंट एसिड्स में आएंगे, शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन जी। और कुछ जी? एसिड्स और कैपिटल में ये फर्क है कि एसिड्स बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं और बिजनेस को रन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ फर्नीचर, ये जो फर्नीचर रखा हुआ है, अगर सपोज आप फी वगैरह देकर क्लासरूम में एंटर होते और आपके बैठने के लिए यहाँ पे कोई चीज ही ना होती, क्या आप लोग हमें दुआएं देते? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। इवन के अक्सर के पेरेंट्स आके क्लासरूम्स विजिट करते हैं कि हमारे क्लासरूम्स कैसे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट वगैरह है। तो ये बिजनेस को रन करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं।
अब देखिए क्या ये फर्नीचर हमने आपसे कहा कि जिस सीट पे बैठे हो लेक्चर एंड हो तो उस सीट को अपने साथ लेके जाना, हाँ सर। नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे एसेट्स हैं। कैपिटल क्या होता है कि भाई बिजनेस ओनर ने कितनी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की, ये कैपिटल है। हाँ बिजनेस अब उस अमाउंट का क्या करता है वो बात की बात है, क्या उसने अपनी गुड्स परचेज करनी है या अपने नॉन करंट एसेट परचेज करनी है, वो बात की बात। समझ आ गई जी। और सर जी, सर गोल्ड डायमंड वगैरह ये नॉन करंट है एसेट है या करंट है? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो अम्मी जो जहेज में गोल्ड लेकर आती हैं वो आज भी रखा हुआ होता है। सर यूटिलाइज तो हो सकता है फौरन ही। तो वैसे तो ये जो फर्नीचर रखा हुआ है एक दिन ले अगले दिन जाके सेल कर दें। सर लेने वाला मतलब कोई कोई जगह नहीं है मार्केट में, उसकी तो मार्केट क्यों नहीं है इसकी मार्केट? सर लकड़ मार्केट। क्यों भाई, हर चीज की मार्केट मौजूद है। नहीं अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैंने आज ये चीज ली और कल जाके सेल कर दूं तो फिर ये नॉन करंट कैसे बना ये मेरा। अब भाई आप तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा पर्पस यहाँ पे सेलिंग पर्पस तो था ही नहीं, यूजेज पर्पस था। अब ये देखो जब यूज करूंगा तो कितने अरसे के लिए यूज कर सकता हूँ। फर्नीचर सीआरपी में जो ये एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है वे, ये एसेट है। तो पहले तो हम उसको एक्सपेंस करते हैं उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आप एक्सपेंस की डेफिनेशन गलत ले रही हैं। एक्सपेंस से मुराद सिर्फ मतलब कैश का आउटफ्लो हो जाना, वो एक्सपेंस नहीं होता। कैश का आउटफ्लो हो जाना एक्सपेंस नहीं होता। देखो मैंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए स्टेशनरी आइटम लिए, पेन पेंसिल वगैरह इस किस्म की चीजें, मैंने पे तो उसके लिए भी किया, लेकिन मैंने साथ में अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया तो मैंने पे तो उसके लिए भी किया, लेकिन दोनों एक्सपेंस नहीं है। वो स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस है और जो मेरे फर्नीचर परचेज किया है ये मेरा नॉन करंट एसेट है। ओके, अब इस एक्सपेंसेस की अच्छा भाई बाकी क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, लेकिन जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ना, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के डुअल इम्पैक्ट होते हैं। आपने सिर्फ एक चीज को नहीं देखना। हाँ अब जब हम लोगों ने ये कहा था कि वो जो बिजनेस ओनर अपना पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस को देगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन बेटा कैपिटल के साथ साथ अब वो बिजनेस का नॉन करंट एसेट बन गया है। बिजनेस ओनर की तरफ से जब आया, बिजनेस ने उसको कैपिटल माना कि भाई ये कैपिटल है तुम्हारी तरफ से, लेकिन अपने पास उसके लिए वो क्या बन जाएगा, उसका एक एसिड नॉन करंट एसिड बन जाए। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के ना डुअल इंपैक्ट्स को लेके चलना है। देखो भाई अगर आपकी तरफ से सपोज कैश का इनफ्लो हो रहा है तो किसी की तरफ से तो आउटफ्लो भी हुआ होगा।
और अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो किसी वजह से तो हुआ होगा ना। अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया, भाई वो फर्नीचर मेरा नॉन करंट एसिड बन गया, लेकिन क्या मुफ्त में बना होगा? क्या उसके अगेंस्ट मेरा कोई दूसरा एसिड कम हुआ नहीं होगा? कौन सा? कैश जो पे किया है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी साथ में मौजूद होती है, हमने दूसरे इंपैक्ट को भी साथ में लेके चलना है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आपने जाके ढूंढने होते हैं। तो वो जो कैपिटल आ रहा, अब जैसे कि अजीब चीज आपने मुझसे कैश के बारे में क्यों नहीं पूछी? कैश भी तो बिजनेस ओनर दे रहा था, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ना ऐसा? क्या वो कैश बिजनेस के लिए एसिड नहीं था? तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? बिजनेस ने उस कैश को अपना एसिड मानना है, लेकिन बिजनेस ओनर की तरफ से वो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। गॉट इट? तो ये कंप्यूटर वगैरह भी कुछ इसी तरह से। आई होप कि अब ये पॉइंट क्लियर है आप बच्चों को। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि टीचर किसी इंस्टीट्यूट के लिए क्या है? तो भाई टीचर खुद एक्सपेंस नहीं है उसका। हाँ, टीचर्स को जो सैलरी पे की जाती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है। टीचर्स को जो सैलरी पे की जाती है वो सैलरी एक्सपेंस है, इंसानों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और एसिड की डेफिनेशन क्या थी? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसिड भी नहीं। नहीं बेटा, कैपिटल है क्या? और ये सीएफई वालों ने खुद मुझे पैदा किया है। कैपिटल क्यों होगा यार? मतलब मुझे कहीं और अच्छी ऑफर मिलेगी, लाजमी बात है टीचर्स ने छोड़ के कहीं और चले जाना है। कोई भी एम्प्लॉय, जरूरी नहीं टीचर, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उसको अच्छी ऑफर मिलती है ना, कंट्रोल क्यों नहीं है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि जहां पर उनको अच्छी ऑफर मिलेगी उन्होंने उधर चले जाना है। तो एम्प्लॉयज का आना जाना लगा रहता है। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली सच एसेट्स भी रिकॉर्ड नहीं होते, बस जो सैलरी दी जाती है वो एक्सपेंस बन। गॉट इट? बेटा कैपिटल की तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, जो बिजनेस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ये बिजनेस है बच्चे, मुझे इन्होंने इन्वेस्ट थोड़ी किया है, मुझे एज एन एम्प्लॉय इन्होंने यहाँ पे हायरिंग की है मेरी। अगर किसी टीचर को खरीद कर पूरा, हाँ, खरीद कर तेरे ऊपर कंट्रोल ही हमारा है, नहीं खरीदे जा सकते, नहीं खरीदे जा सकते। कल को मुझे मौत आ जाए तो फिर मतलब जिंदगी के ऊपर भी तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। कोई ये थोड़ी कह सकता है कि भाई मैं अगले 5 साल के लिए आपके साथ हूं, भाई तो अगले 5 सेकंड का तुम्हें नहीं पता। सर जी, जी गाड़ियां भी मतलब एक्सीडेंट हो तो यार देखो, इंसानों में मौत का कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजों में नहीं। गाड़ियां रिपेयर हो सके, इंसान एक मतलब मर गया दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। फिर तो मैं रोड पे ना निकलूं, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। हैं? अच्छा, और जी किसको? बेटा एसिड की डेफिनेशन में पहली चीज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी था। अच्छा जाओ सीधी करके आ जाओ। और वहां पर जब मैंने कहा था ना कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, वहां पर हमने करंट और नॉन करंट को भी डिस्कस नहीं किया था। चाहे वो करंट एसिड है चाहे नॉन करंट एसिड है, हमने कहा था प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, इवन के मैं इनका प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट भी हूं, लेकिन मैं इनके कंट्रोल में नहीं। नहीं है बच्चे कंट्रोल इनका। मैं आज ही जाके इनको इस्तीफा दे दूं, क्या कर लेंगे? नहीं 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 नहीं। जानवर वगैरह रखता है। सिंपल सी बात याद रखना बेटा, इंसानों के ऊपर कंट्रोल नहीं। इंसान किसी की मलकियत में नहीं होते। जी नहीं, एग्रीमेंट एक अलग चीज है। अब लाजमी बात है, बंदा तो यही सोचता है ना कि उसने अगले पता नहीं क्या तक जिंदा रहना है। बंदा तो ये सोचता है कि भाई जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो 5 साल तक आपके लिए काम करता रहूंगा, वो एक अलग बात होती है। मतलब आप ये देखो, इसको मान सकते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, लेकिन एज सच ये नहीं है कि आपने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, ये नहीं होता।
सिर्फ इनको जो पे करोगे वो सैलरी के तौर पे जाए। सिक्योरिटी के लिए तो जानवर रखा हो, सिक्योरिटी के लिए जानवर रखा हुआ है, फिर पैसे नहीं हो, इंसानों के नहीं होते, जानवर के तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी के लिए जानवर रखती है? कुत्ते रखते हैं। हैं? कुत्ते रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, मर गए तो फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट सुनो, हम लोग बात कर रहे थे ड्राइंग्स की, और ड्राइंग्स क्या है? व्हेन कैश और गुड्स और विथड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज इज नोन एज ड्राइंग। तो जब भी मतलब आप लोगों ने देखो कि किसी भी ट्रांजेक्शन में वो आपसे कह रहे हैं कि बिजनेस ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया, कोई गुड्स वगैरह लेके चला गया, तो अकाउंटिंग के टर्म में आपने इसको क्या रिकॉर्ड करना है? जाकर ड्राइंग्स। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, अब आप लोगों ने अदर इनकम को डिस्कस करना है, तो मेन इनकम कौन सी है? ये तो अदर इनकम आ गई ना। तो अदर तो उस टाइम पे होती है जब इससे पहले भी कोई इनकम मौजूद हो। तो इससे पहले कौन सी इनकम है आपकी? जो आपने सेल्स की, जो आप लोगों ने रेवेन्यू अर्न किया था, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो आपके पास इनकम आई थी, वो आप लोगों की मेन इनकम है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास किसी किस्म की कोई अमाउंट आ रही है, तो वो जाएगी आपकी अदर इनकम में। मतलब यूं समझ लें कि एक पर्सन है जो, चले हम टीचर्स पे ही आ जाओ, कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई क्या करते हैं, तो हम लोग कहेंगे टीचिंग करते हैं। लेकिन हो सकता है टीचिंग से तो मुझे सैलरी मिल ही जाती है, मेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन हो सकता है कि भाई मैंने अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, और उससे मुझे पर मंथ कोई इंटरेस्ट अमाउंट आ रही है, इनकम तो वो भी है, लेकिन क्या वो मैं किसी को बताऊंगा? नहीं। क्यों? मेरी मेन इनकम नहीं है, मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है वो। तो मेरे पास वो जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, वो मेरे पास अदर इनकम की कैटेगरी में चली जाएगी। दूसरी चीज, आप में से अक्सर जो लाहौर के रिहायशी होते हैं, जिनके पास अपने घर हो, अक्सर ये करते हैं कि एक पोर्शन में, मतलब अगर छोटी फैमिली है तो एक पोर्शन में खुद रहते हैं और दूसरा पोर्शन रेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है खुद फिर कुछ नहीं करते, नहीं, खुद अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होगी। कि भाई अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक घर है, मैं खुद वैसे टीचिंग करता हूं, ये मेरी मेन इनकम है, लेकिन साथ में एक पोर्शन अपने घर का मैंने रेंट आउट किया हुआ है, क्या मंथली बेसिस पे मुझे वहां से रेंटल इनकम नहीं मिलेगी? वो मेरी अदर इनकम। अदर इनकम क्या है? कि मेन एक्टिविटी के अलावा जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स, जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, उनसे अगर आपको किसी किस्म की कोई इनकम अर्न हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अदर इनकम। इनकम अराइजिंग अदर देन इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब देखो, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो इनकम आ रही थी वो सेल्स या रेवेन्यू बन रही थी, लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अलावा अगर कोई इनकम आएगी तो अदर इनकम की कैटेगरी में चली जाएगी। तो बात क्लियर? इनकम विच इज अर्न बाय द बिजनेस थ्रू इट्स नॉन कोर एक्टिविटीज। देखें, वो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है ना, वो उसकी कोर एक्टिविटीज है। जैसे कि एक बुक शॉप के लिए बुक्स की सेल एंड परचेज, वो उसकी कोर एक्टिविटी है। लेकिन बुक्स की सेल एंड परचेज के अलावा अगर कोई और एक्टिविटी वो करके इनकम अर्न कर रहा है, तो वो उसकी बन जाएगी उसकी नॉन कोर एक्टिविटी, और वहां से आने वाली इनकम रिकॉर्ड होगी एज अदर। बात क्लियर? एग्जाम्पल देखें क्या क्या आ रही है हमारे पास। रेंटल इनकम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक पोर्शन घर का खुद रखा हुआ है, दूसरा पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है, तो वहां से रेंटल इनकम आ रही है। इंटरेस्ट इनकम, कि अगर हम लोगों ने किसी किस्म का कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, वहां से हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की हुई होती है, तो वो हमारी अदर इनकम रिकॉर्ड हो जाती है। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। अब देखो, जो फिक्स एसेट हमने परचेज किया था, क्या सारी जिंदगी उसको अपने पास रखना है?
देखो भाई, लॉन्ग टर्म यूज जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको सेल करना चाहो तो वो सेल भी हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी, भाई ऐसा थोड़ी आपके पास 1980 का मॉडल मौजूद हो गाड़ी का, कैसे ही है? नहीं, आपकी जो भी गाड़ी मौजूद होगी, कुछ अर्सा यूज करोगे। कितना अर्सा? क्या हर 6 माह बाद चेंज करोगे? मतलब क्या 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद चेंज कर दोगे? इसीलिए वो नॉन करंट एसिड बना था कि वो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाएगा आपको। लेकिन जब उसको सेल करोगे तो क्या आपकी एक्टिविटी नॉन करंट एसिड को सेल करना था? नहीं। तो इसीलिए वो आपकी मेन इनकम नहीं बनेगी। अब अगर आपका एसिड है सपोज कि 100 रुपए का, और आपने उसको सेल कर दिया 120 रुपए का ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो आपको क्या 20 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो गया? वो जो प्रॉफिट है वो आपकी सेल्स नहीं बनेगा, वो कहां जाएगा? अच्छा, 120 भी पूरा इसमें नहीं लिखना, इसमें जो ऊपर प्रॉफिट की अमाउंट है ना, सिर्फ वो अदर इनकम के तौर पर जाएगी। कि 100 रुपए का एसिड अगर 120 रुपए में सेल किया है, तो यहां पर 120 नहीं लिखना, यहां पर सिर्फ वो 20 आएगा जो आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। गॉट इट? क्या जब भी फिक्स एसिड सेल करोगे हमेशा प्रॉफिट आएगा? लॉस? तो लॉस कहां जाएगा? एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। लॉसेस बिजनेस को जितने भी होंगे, चाहे वो ड्यू टू फायर हो, आग लग गई, ड्यू टू फ्लड हो, सैलाब आ गया, या किसी किस्म की कोई थेफ्ट वगैरह हो कि चोरी डकैती वगैरह हो गई, किसी भी किस्म का कोई लॉस होगा तो हमेशा हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। अगर नॉन कोर एक्टिविटीज के अलावा कोई हम बेनिफिट अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी अदर इनकम का पार्ट बनेगा। अब किसी के कोई क्वेश्चन है? अगर किसी ने कुछ पूछने हैं जी। सर अगर मतलब पॉलिटिकल हम पे ठीक करने की फी लेते हैं, हाँ तुम्हें ठीक करते हैं, तो जो सी कैफे कैंटीन है, हाँ तो उनसे भी रेंट लेते हैं। हाँ, तो वो शाबाश, तो वो अदर इनकम है हमारी। ऐसा ही है, सही कहा है। सबको समझ आ गई है ये बात? क्यों? क्योंकि वो हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है। हमारी कोर एक्टिविटी आपको टीच करना था, तो आपकी तरफ से जो फी आई है वो हमारा रेवेन्यू। लेकिन जो बुक शॉप कैफे वगैरह हम लोगों ने रेंट आउट किए हुए हैं, उनसे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हमारी अदर इनकम है। और कुछ एक्सपेंस है बटे। सेल्स के ऊपर जो कमीशन होता है ना, वो हमेशा एक्सपेंस ऊपर। एक्सपेंसेस में हमने देखा नहीं है कमीशन एक्सपेंस, वो हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, अब ये जो 10 डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, उनमें कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, अदर। ऑलराइट, सबको क्लियर? बोलना कौन कौन सी 10 डेफिनेशंस हैं? बस हाँ। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इनसे रेलिवेंट थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं। उनमें सबसे पहली चीज आ रही है अकाउंटिंग पीरियड की। अब मोस्टली हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग पीरियड, या हम लोग इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड, या फाइनेंशियल ईयर। और ये होता है हमारे पास 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन, हम उसको अपना एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और हम लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन के बना रहे हैं। अब अगर आप लोग देखें कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, तो उसके 12 मंथ्स कब कंप्लीट हो रहे हैं? 31 दिसंबर को उसके 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये कहलाएगा हमारे पास कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर को ही हो। अब अगर कोई बिजनेस वो स्टार्ट हुआ 1 मार्च ईयर 1 को, तो उसके 12 महीने कब कंप्लीट होंगे? नेक्स्ट ईयर 28 फेब, उसके 12 महीने कंप्लीट होंगे। तो ये 1 मार्च ईयर 1 से लेकर
28 Feb ईयर 2 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसके लिए वो फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई ईयर 1 को, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई ईयर 1 को, तो उसके 12 महीने कब कंप्लीट होंगे? अगले साल 30 जून को उसके 12 महीने कंप्लीट होने, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर ये बन जाएगा उसका। तो हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें बिजनेसेस के फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहे होते हैं वो 31 दिसंबर को या फिर 30 जून को एंड हो रहे होते हैं। वैसे किसी भी टाइम पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो बिजनेस की भी तो एक डेट ऑफ बर्थ है ना। तो आपने अब अगली बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो? 12 महीने के बाद। बिजनेस ने भी 12 महीने के बाद अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। ऑलराइट, तो बहुत एक्सेप्शनल केस है ना, 4 साल बाद वो तो नमूने पैदा हुए थे, उनसे ना एक दिन सबर हो सका, ना एक दिन पहले आ सका है। Financial statements relates to given period of time, usually 12 months of business operations, known as financial year, accounting period या reporting period। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? बस 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन किसी भी बिजनेस के लिए उसका फाइनेंशियल पीरियड कहलाता है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास मौजूद है स्टॉक और इन्वेंट्री। देखिए, आप लोगों ने गुड्स परचेज की, याद है आप लोगों को? किस पर्पस के लिए परचेज की थी? फॉर सेल पर्पस। अच्छा, जैसे ही परचेज करके लाओगे, कस्टमर आपका इंतजार कर रहे होंगे कि नवाबजादा आ रहा है और उससे सारी गुड्स हमने ले लेनी है। कैसे ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी पॉइंट पर जब आप बिजनेस में देखो कि उसमें कुछ गुड्स मौजूद हैं, वो अवेलेबल फॉर सेल होती हैं। एम आई राइट? सेल नहीं हो चुकी, वो क्या है? अवेलेबल फॉर सेल है। तो मतलब अभी तक तो सेल नहीं हुई ना। तो वो जो अनसोल्ड गुड्स होती हैं, जो बिजनेस में मौजूद हो, उसको कहा जाता है बिजनेस की इन्वेंट्री या बिजनेस का स्टॉक। मोस्टली हम लोग इसको देख रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कि किसी भी बिजनेस के पास अनसोल्ड गुड्स कितनी है। अब बेसिकली इसको क्यों देखा जा रहा होता है? क्योंकि वो परचेज तो की हमने आज के दिन मतलब फर्स्ट ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनको सेल नहीं कर सके। सेल कब जाके होंगी? अगले साल जाके सेल होंगी। मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है आज, तो क्या अगले साल नहीं जाके सेल होंगी? क्या ऐसा लगता है आपको कि फाइनेंशियल ईयर जब सेकंड स्टार्ट होगा तो उस दिन मैंने दुकान सारी खाली कर देनी और दोबारा से उसको फिल करना है? क्या ऐसा ही है? नहीं, वही पुरानी वाली चीजें दोबारा अगले दिन लगा के बैठ जाएंगे। मतलब ये आप ऐसे समझ लें, जैसे मैं अभी इसको 12 मंथ टाइम ड्यूरेशन पे नहीं लेके जा रहा, मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 डे पर आता हूं कि आज के दिन एक पर्सन ने ये डिसाइड किया कि वो फ्रूट सेल करेगा। तो वो मार्केट में गया, आज उसका पहला दिन है, मार्केट में गया और कोई ना कोई चले मैंगो लेकर आ गया। सुबह उसके 20 किलोग्राम वो मैंगो लेकर आ गया कि उसने ना सेल करना है। अब उसने अपने खाने के लिए नहीं लिया ये, तो ये बिजनेस की परचेजेस है। ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितनी हुई? 20 किलोग्राम, राइट? अच्छा, जब उसने सेल किए, शाम हो गई, रात हो गई, तो आपको लगता है 20 के 20 किलोग्राम उसने सेल कर दिए होंगे? हाँ, ये अलग बात है, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि घर खाली हाथ ही जाए, मतलब इनमें से कुछ भी बचा हुआ ना हो। क्यों? पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएंगी अगर ज्यादा देर के लिए रखी तो वो क्या करता है? आपने अक्सर फ्रूट सेलर एंड वेजिटेबल सेलर्स को देखा होगा कि स्टार्ट में, दिन के स्टार्ट में उनका रेट्स काफी हैवी होते हैं। जोहर से असर के टाइम पे थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे होते हैं, गर्मी पड़ रही होती है उस टाइम पे, चीजों के खराब होने का खर्चा है। असर के बाद उन्हें पता है कि चीजें अब खराब हो रही हैं, तो उनकी रेट्स में 50% तक का डिस्काउंट आ जाता है। वो जो चीज सुबह वो 400 रुपए किलो बेच रहा था, असर से मगरिब और इशा के दरमियान वो 200 रुपए तक आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही इशा का टाइम गुजर जाता है, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। क्या
कि भाई मैं किसी तरह से बस इसको सेल करके जाऊं। लेकिन अगर इन केस ना हो तो जब वो अगले दिन आता है ना, सबसे पहले उन्हीं को सेल करता है जो कल के बचे हुए थे, और उसने वो अलग कोने में रखे हुए होते हैं। इवन के न्यू परचेजेस भी करके लाता है, लेकिन वो वाले मैंगो उसने परचेज तो फर्स्ट डे में किए थे ना, कैसा है ना। अच्छा, ये बात आप सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री या स्टॉक सिर्फ याद इतना रखना है कि अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हमने उसको क्या कहना है, इन्वेंट्री या स्टॉक। अब फर्स्ट ईयर के लिए कोई ओपनिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर के लिए क्या आपके पास पहले से कोई सामान था बेचने के लिए? नहीं, तो कोई ओपनिंग नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग तो आपको मिलेगा ना। अब जैसे ही फर्स्ट ईयर का एंड होगा तो क्या आपकी शॉप के अंदर सामान पड़ा हुआ नहीं होगा, और वो सामान है जो अभी तक सेल नहीं हुआ, जो अगले साल सेल होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए वो क्लोजिंग है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। मतलब आपके पास आज के दिन में 500 रुपए मौजूद थे आपकी पॉकेट में, और रात को सोने लगे तो 500 रुपए मौजूद थे। जब सुबह उठे गए, क्या वो 500 रुपए होंगे? नहीं, अगले दिन का स्टार्ट उन्हीं 500 रुपए से होगा। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन? जी बच्चे। फिर भी तो अनसोल्ड ही है ना, हमने खरीद लिया है, पर्पस क्या था खरीदने का? जी बिल्कुल, पर्पस तो हमारा सेल करने का था ना, और अभी तक हमने सिर्फ खरीद लिया। उन्हीं को तो जब खरीदी ही नहीं है, जो चीज मेरे पास ही नहीं है, वो मेरा स्टॉक कैसे बन सकती है? हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट में समझाने लगा, मैंने कहा था कि हम लोग इस स्टॉक को देखते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। वैसे अगर आप अभी भी कैफे वाले के पास चले जाओ ना, और उसके बाद जितना भी सामान रखा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री है। क्यों? क्योंकि वो अनसोल्ड है, इसीलिए तो रखा हुआ है। बात समझ आई है? लेकिन हम लोग इनकी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम लोग जाके देखेंगे उनको। अगर अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हाँ, तो हमने अपने बिजनेस का जितना भी मतलब स्टॉक करना है, जो भी अकाउंट करना है, वो हर साल करना, हर साल के एंड पर करती हैं। हाँ केस करनी है एक साल के प्रति। हाँ, तो सेल ही ना हुई तो हम उस ईयर का हम लॉस लिखेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा बेटा। लॉस कहाँ से? अगले साल तो सेल हो जाएंगी ना वो चीजें, इसीलिए तो उनको अलग कर देते हैं कि भाई ये चीजें इस साल में सेल नहीं हुई, ये अगले साल में सेल हो जाएंगी। लॉस नहीं होता ये अभी बिजनेस का। मतलब आप ये जितना भी कैफे वाले छोड़कर जाते हैं अपनी चीजें, क्या अगले दिन आते हैं तो ये सारा खाली होता है? नहीं, ये लॉस तो नहीं है ना, अगले दिन आके सेल कर लेंगे। हाँ, एक्सपायर पेरिशेबल गुड्स में अगर एक्सपायर हो जाए तो वो लॉस है, लेकिन ये इतनी जल्दी ये गुड्स इतना एक्सपायर नहीं हो रही होती, तो ये अगले साल सेल हो जाती हैं, हमारी सेम प्राइस पे जाएंगी। जी चीजें फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ली हैं, हाँ बिल्कुल जस्ट एंड बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट ईयर एंड होगा तो दोनों को साथ में ला देंगे। नहीं बच्चे, आपने सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखना है कि टोटल गुड्स कितनी पड़ी हुई है जो अनसोल्ड है, चाहे वो मेरी स्टार्ट की ली हुई है, चाहे वो मेरी एंड की ली हुई है, हमें इस बात से कोई ग्रस नहीं होता। दूसरी बात ये देखो, जैसे हम लोग पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, क्या जो स्टार्ट ऑफ द ईयर आपने चीजें परचेज की हुई होंगी, एंड ऑफ द ईयर तक उनको संभाल के रखोगे? क्या आप नहीं करोगे कि जैसे आपके पास कस्टमर आएगा सबसे पहले पुरानी चीजें निकालोगे, न्यू चीजें भी अपने पास रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि इनके सेल होने में टाइम लगेगा, इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाएं आप उनको पहले निकालोगे। ऐसे ही है ना? तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देख रहे होते हैं ना, हमारी नजर इन बातों पे नहीं होती कि हमने इनको परचेज कब किया था, हमने ये देखना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास चीजें कितनी पड़ी, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? और कोई बात? डन? चलें शाबाश, अब ये इन्वेंट्री आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हमने क्या कहा इन्वेंट्री के बारे में कि अनसोल्ड गुड्स हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब फर्स्ट ईयर में हम इनको सेल नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर में सेल कर लेंगे। लाजमी बात है, नेक्स्ट ईयर में तो सेल कर लेंगे ना।
तो जब नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे क्या ये हमें बेनिफिट नहीं देंगी? कब देंगी? अगले ही साल हमें बेनिफिट दे देंगी, विद इन 12 मंथ हमें बेनिफिट दे देंगी। क्या ऐसा नहीं है कि ये फिर शॉर्ट टर्म एसिड बन रहा है, मेरा ये करंट एसिड बन रहा है। यही वजह थी कि जब हम लोगों ने करंट एसिड पढ़ा था तो उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास आ रही थी, ये देखें, स्टॉक और इन्वेंट्री, कि ये बिजनेस के अब ऐसा रिसोर्स बन चुका है जिसने नेक्स्ट ईयर में बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट ईयर में ही बेनिफिट प्रोवाइड कर देना है। यही वजह है कि हमने इसको अपनी करंट एसिड की एग्जांपल्स का पार्ट बनाया। अब आपको क्या ये करंट एसिड्स क्लियर हो गया? करंट एसिड में स्टॉक और इन्वेंट्री की एग्जांपल क्लियर है ना? ट्रेड रिसीवेबल्स हम लोग पहले ही कर चुके थे, यहां तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए साथ में हम लोगों ने ये न्यू टर्म्स है हमारे पास, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था ना वो था ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। देखो भाई, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर कहना है, अकाउंट रिसीवेबल को डेटर नहीं कहना, ये डिफरेंट टर्म्स है। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नेम डेटर्स, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नेम डेटर नहीं है। इसी तरह से ट्रेड पेएबल को क्रेडिटर कह सकते हो, अकाउंट पेएबल को क्रेडिटर नहीं कहना। ये बात समझ आ गई है? मतलब दोनों को अलग अलग रखना है। अब बात करेंगे सबसे पहले पेएबल्स की। अगर मैं पेएबल की बात करूं, सिर्फ मैं पेएबल की बात कर रहा हूं, ना तो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं ना ही मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं। पेएबल से मुराद है एक ऐसा पर्सन जिसको फ्यूचर में मैंने पे करना है। Am I right? पेएबल से मुराद है एक ऐसा पर्सन जिसको फ्यूचर में मैंने क्यों पे करना है। अब उसकी रीजन कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ होगा? मैंने उससे गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट, मैंने उससे गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या बन गया? मेरा ट्रेड पेएबल, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज की है। और गुड्स किस पर्पस के लिए है? फॉर सेल पर्पस, मतलब मैंने ट्रेडिंग करनी है। गॉट इट? तो वो क्या बनेगा मेरा? ट्रेड पेएबल। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ गुड्स ही उधार पर परचेज करोगे? आप अपना फिक्स एसेट भी तो उधार पे परचेज कर सकते हो, कि जो आप लोगों को उस टाइम पे एसी की जरूरत पड़ी थी शॉप पे, उस टाइम पे फैन वगैरह लगाने थे, उस टाइम पे जो फर्नीचर वगैरह परचेज करना था, क्या आप ये उधार पे नहीं ले सकते? लोगे। अगर नॉन करंट एसेट्स, मतलब अदर देन गुड्स, कोई चीज उधार पे परचेज करते हो और फ्यूचर में आपने उसको पे करना है, तो आपका पेएबल तो बनेगा, लेकिन वो ट्रेड पेएबल नहीं है, वो अकाउंट पेएबल। बस इतना फर्क है कि गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की तो वो बनेगा ट्रेड पेएबल, एंड अदर देन गुड्स, मतलब कि कोई नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया ऑन क्रेडिट तो बनेगा अकाउंट पेएबल। अब देखो अकाउंट पेएबल के लिए, अ पर्सन फ्रॉम होम फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट तो कहलाएगा अकाउंट पेएबल। अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट तो ट्रेड पेएबल। बात क्लियर? कि गुड्स को बाकी चीजों से अलग रखना है। सेम केस विद रिसीवेबल्स। रिसीवेबल से मुराद है कि मैंने इस पर्सन से रिसीव करना है। क्यों रिसीव करना है? क्योंकि मैंने इससे गुड्स ऑन क्रेडिट सेल की, तो वो कहलाएगा मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन आप लोगों ने अभी देखा कि आप सिर्फ गुड्स नहीं सेल करोगे, कभी कभी आप अपना फिक्स एसेट भी सेल करोगे। क्या जरूरी है कि वो कैश पर ही सेल करो? उधार पे भी तो जा सकता है। अच्छा, जब उधार पे अपना कोई फिक्स एसेट दे रहे हो तो रिसीवेबल तो वो आपका बन गया कि फ्यूचर में आपने रिसीव करना है इससे, लेकिन अब ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ये अब अकाउंट रिसीवेबल है। क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, अ पर्सन टू हुम फिक्स एसेट्स आर
sold on credit are known as, and a person to whom goods are sold on credit is known as freight